गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं? कैसा लग रहा है आपको केमिस्ट्री पढ़कर? अच्छा लग रहा है आपको? केमिस्ट्री समझ में आ रहे हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है तो बच्चा, हम लोग केमिस्ट्री के लेक्चर काफ़ी हद तक पढ़ा है, सीखा है और जाना है कि केमिस्ट्री को कैसे बेहतर बनाए जाते हैं। तो बच्चा, चलो बिना देर किए हुए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर कोई नए बच्चा है, कोई नए विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो आप सबसे पहले पुराने वीडियो को देखेंगे और उसके बाद ही नए लेक्चर को अटेंड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तभी जाकर आपको केमिस्ट्री समझ में आएंगे। अन्यथा आप चाहेंगे बच्चा कि हम किसी भी क्लास में ज्वाइन करें और हमें बेहतर ढंग से समझ में आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है? ये हम पहले ही आपको स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। ठीक है? तो अगर आप नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पर, और आप सभी का इस साइंस क्लास में स्वागत है। ठीक है? तो चलिए बच्चा, बिना देर किए हुए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। बच्चा, थोड़ा सा हम आपको रिकॉल करवा देते हैं कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में से हम लोग आयनिक बॉन्ड को कंप्लीट कर लिया। कोवैलेंट बॉन्ड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कोवैलेंट बॉन्ड में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आप थोड़ा सा जान जाए। ठीक है? ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हमने क्लास को मिस करके रखा है। ठीक है? देखो, कोवैलेंट बॉन्ड की अगर बात करें बच्चा, तो कोवैलेंट बॉन्ड को हमने सबसे पहले इसको सिंगल बॉन्ड में बांटा कि सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं। उसके बाद हमने बांटा कि डबल बॉन्ड क्या होता है। उसके बाद हमने बांटा कि ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है। ट्रिपल बॉन्ड पढ़ने के बाद हमने जाना कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं। सिग्मा बॉन्ड जानने के बाद बच्चा हम लोगों ने पढ़ा कि पाई बॉन्ड क्या होता है। पाई बॉन्ड के बाद हम लोगों ने सीखा कि लोन पेयर क्या होते हैं। और लोन पेयर के साथ साथ ही हम लोगों ने पढ़ा कि लोन पेयर आने से कितने डिग्री एंगल कम होते हैं। एंगल कितना कम हो जाता है बच्चा? 2.5 डिग्री एंगल जो होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। ठीक है? तो आज हम आपको यहाँ पर इसके कुछ की पॉइंट लिखवाते हैं जो आपको नोट करने होंगे। ठीक है? देखो, अगर आपसे कभी पूछा जाए, अगर हम आपसे पूछें कि क्या बच्चा किसी भी केमिकल बॉन्डिंग में या किसी कंपाउंड की अगर हम बात करें, तो किसी कंपाउंड में क्या एक से ज़्यादा बॉन्ड आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? तो आ सकते हैं बच्चा। कोवैलेंट बॉन्ड भी आ सकता है, आयनिक बॉन्ड भी आ सकता है, और इसके आगे जो आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो भी आ सकता है। ठीक है? तो पहला अगर हम आपसे पूछें कि जैसे NaOH है, क्या है? NaOH है। तो NaOH में आपको पता करना है बच्चा कि कौन कौन से बॉन्ड इसमें शामिल है। ठीक है? कोवैलेंट बॉन्ड शामिल है, या आयनिक बॉन्ड शामिल है, या आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड शामिल है। ठीक है? तो पहले हम देखते हैं कि सोडियम जो है, सोडियम हमारा क्या है बच्चा? धातु है। सोडियम क्या है? धातु है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या है बच्चा? अधातु है। और हाइड्रोजन भी हमारा क्या है? अधातु है। यानी यहाँ पर हमें ऐसे ही पता चल रहे हैं कि यहाँ आयनिक बॉन्ड भी बनेगा, क्योंकि आयनिक बॉन्ड का हमने बताया था कि वो धातु और अधातु के बीच में ही बनते हैं बच्चा। बात कंप्लीट है। दूसरा, हमने जब कोवैलेंट बॉन्ड स्टार्ट किया था उस समय हमने कहा था कि कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा बच्चा अधातुओं के बीच ही बनेगा। किसके बीच बनेगा? अधातुओं के बीच बनेगा। ठीक है? तो यहाँ में देखते हुए ही पता चल रहे हैं कि यहाँ पर आयनिक बॉन्ड भी बनेंगे और कोवैलेंट बॉन्ड भी बनेगा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि एक ही कंपाउंड में बच्चा दो तरह के बॉन्ड पाए जा सकते हैं। बात क्लियर है? जैसे देखो, सोडियम की अगर हम बात करें, तो अब आपको यहाँ पर ये बताने की हमें आवश्यकता नहीं है कि सोडियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। सोडियम के बाह्यतम कोश में बच्चा एक इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में अगर बात करें तो यहाँ पर बच्चा
6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पर सोडियम क्या करेगा बच्चा? तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको त्याग कर देगा, तो ऑक्सीजन के पास 7 हो जाएंगे। तो जब यहाँ त्याग करेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा? Na+। ठीक है, क्या बन जाएगा? Na+ बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया। यहाँ देखो कि इन दोनों के बीच क्या चलेगा बच्चा? साझेदारी चलेगा। इन दोनों के बीच क्या चलेंगे? साझेदारी चलेंगे। और साझेदारी बच्चा जब चलेगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हुआ वो साझेदारी इस तरीका से हो गया। ठीक है, तो इस तरीका से हमने देखा कि एक आयनिक बॉन्ड बना और एक हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बने। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड में अगर पूछे कि कौन सा बॉन्ड बना है बच्चा, तो आप क्या कहोगे? सिंगल बॉन्ड बना है। यानी जितने सिंगल बॉन्ड है उतना ही सिग्मा बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड अगर एक है तो सिग्मा बॉन्ड भी कितना होगा बच्चा? एक ही होगा। ठीक है, ये सारे चीज आपको कंप्लीट करवाए थे हमने। उसके बाद हमने बताया था कि जब डबल बॉन्ड बनेंगे तो 1 सिग्मा 1 पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा 1 सिग्मा 2 पाई होंगे। ये सारे चीज हमने कंप्लीट करवाए थे। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि एक साथ 2 बॉन्ड भी आ जाते हैं। ठीक है, चल अब आगे बढ़ते हैं इसके की पॉइंट पर। आपको की पॉइंट यहाँ हम लिखवा रहे हैं, इसका की पॉइंट आप नोट करोगे कि की पॉइंट क्या होगा जो आपको याद रखना है। पहला की पॉइंट है कि अगर हम बात करें कि इनमें से इन तीनों में से कोवैलेंट बॉन्ड में से अगर कहें कि सबसे मजबूत बॉन्ड कौन सा होगा, सबसे मजबूत बॉन्ड कौन सा होगा, तो मजबूत बॉन्ड जो होंगे बच्चा सबसे ज्यादा होगा ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद होगा डबल बॉन्ड, उसके बाद होगा सिंगल बॉन्ड। यानी सिंपल सी एक बात समझो। ठीक है, अगर कहीं पर आप गए हो, आप अकेले जाओगे तो आप अपने आप को अनसेफ महसूस करोगे और कमजोर महसूस करोगे। ठीक है, लेकिन जब एक ही साथ 2 बंदे हो तो आप मजबूत अपने आप को समझोगे, और जब 3 हो जाए तो और भी मजबूत समझोगे। यानी कि हमेशा जो गठन होता है, यानी संगठन मजबूत कब होता है? जब लोगों की संख्या अधिक होती है। तो ऐसे ही आप समझो कि जब 3 लोग हैं तो काफी मजबूत होगा, 2 लोग होंगे तो उससे 3 वाले से थोड़ा कमजोर होगा, और 1 जो होगा वो 2 वाले से कमजोर होंगे। तो इस तरीका से हम मजबूत बॉन्ड को देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चा क्रियाशीलता की, कि यानी सबसे पहले कौन रिएक्शन करेगा, सबसे पहले कौन रिएक्शन करेगा इन तीनों में, तो बच्चा सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा, उसके बाद डबल बॉन्ड, और उसके बाद बच्चा सिंगल बॉन्ड वाले होंगे। उसके बाद क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखो, अगर हम बात करें आपको, तो आपको पहले ही बताया गया है, ये हमारा क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, ये हमारा डबल बॉन्ड है, और ये हमारा सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, इस तरीका से ये हमारे क्या है? तीनों बॉन्ड हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुए या नहीं हुए? बोलो, इसमें कोई समस्या है आपको? नहीं है बच्चा? चल, अगर हम बंधन की दूरी की बात करें कि किसका लेंथ ज्यादा होगा, बंधन की अगर दूरी की बात करें कि किसका लेंथ बच्चा ज्यादा होगा, देखो, अगर आप एक कमरे में हो तो आपके पास एक ही बेड होगा, आप आराम से सोओगे। ठीक है, यानी आपको एरिया ज्यादा मिलेगा। ठीक है, आप फ्री होकर रहोगे। जब 2 एक ही कमरे में हो तो आपके साथ 2 बेड लगेंगे। ठीक है, तो आपके जगह क्या हो जाएंगे? थोड़े से कम पड़ जाएंगे। अब उसी कमरा में एक और बंदा चला आए तो कमरा और छोटा आपको स्पेस देगा। ठीक है, तो इस तरीका से हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो बंधन होगा वो किसका होगा? सिंगल का। यानी बंधन की दूरी, यानी सबसे ज्यादा जो लंबा होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा, उसके बाद बच्चा डबल बॉन्ड होंगे, और उसके बाद जो होगा क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो देखो कि 2 जो है यहाँ पर मजबूत ट्रिपल है,
उसके बाद डबल, उसके बाद सिंगल। क्रियाशीलता में देखोगे तो ट्रिपल है, डबल है और फिर सिंगल है। और यहाँ बंधन की दूरी की बात करोगे तो सबसे पहले आया है बच्चा सिंगल बॉन्ड, उसके बाद कौन है डबल बॉन्ड और उसके बाद है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसी तरीका से और हम बात करें इसकी तो देखो आपका जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है बच्चा, कोवैलेंट बॉन्ड जो है, कोवैलेंट बॉन्ड का गलनांक और क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक जो होता है बच्चा वो कम होते हैं। ठीक है, क्या होता है कम होता है। कोवैलेंट बॉन्ड का गलनांक और क्वथनांक की बात करें बच्चा तो वो क्या होते हैं कम होते हैं। ये बात क्लियर हुई, कोई समस्या इसमें नहीं है। अब देखो कि इससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न अगर हम बात करें कि प्रश्न यहाँ पूछे कैसे जाएंगे। ठीक है, देख पहला प्रश्न है आपसे कि अगर हम कहें कि जैसे कार्बन और कार्बन के बाद बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। अब इन तीनों बॉन्ड में से सबसे मजबूत बॉन्ड कौन सा होगा, सबसे मजबूत बॉन्ड बच्चा कौन सा होगा ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो सबसे मजबूत देखो कौन होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड जो होंगे हमारे सबसे मजबूत बॉन्ड होंगे। ठीक है, इस तरीका से भी प्रश्न पूछा जा सकता है और प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इसको क्रम में सजाना होगा। क्या करना होगा क्रम में सजाना। अगर हम बात करें ये ए है और ये बी है और ये सी है तो सबसे पहले बच्चा कौन होगा, आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर में क्या होगा सबसे पहले सी होगा, सी के बाद आपका बी होगा और बी के बाद बच्चा ए हो जाएगा। इस तरीका से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक, अच्छा एक और प्रश्न पूछ लेते हैं हम आपसे कि जैसे कार्बन के साथ फ्लोरीन हो गया, ठीक है, कार्बन के साथ आयोडीन हो गया, कार्बन के साथ ब्रोमीन हो गया, तो और कार्बन के साथ हम क्लोरीन ले लिए। ठीक है, अब इन तीनों में सबसे मजबूत बॉन्ड कौन सा होगा, अब इन तीनों में सबसे मजबूत बॉन्ड कौन सा होगा बच्चा आपको ये पता करना है। ठीक है, तो सबसे मजबूत बॉन्ड पता करो कौन सा है। हो गए, अच्छा देखो अभी आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बच्चा नहीं पता है, इस वजह से शायद आप इस क्वेश्चन को नहीं टैकल कर पाए होंगे। लेकिन देखो जैसे हमने कहा था कि जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं, जैसे जैसे नाभिक से हम दूर जाते हैं वैसे वैसे हमारी एनर्जी बढ़ती जाती है। एनर्जी क्या होती है बढ़ती जाती है बच्चा। ठीक है, और जैसे जैसे हम नाभिक के करीब आते हैं तो हमारी एनर्जी कम होता जाता है, हमारी एनर्जी क्या होती है कम होता जाता है। तो आप देखो कि यहाँ सबसे नजदीक कौन होगा, हर जगह तो कार्बन ही है, हर जगह क्या है कार्बन है। अब कार्बन है बच्चा तो देखो यहाँ पर कि कार्बन फ्लोरीन आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन में पीरियोडिक टेबल में सबसे नजदीक किसका होगा आयन, किसका इलेक्ट्रॉन सबसे नजदीक होगा। बोलो, अच्छा देखो अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें बच्चा देखो यहाँ पर हमें मजबूत बॉन्ड कहने का मतलब है मजबूत बॉन्ड हमें बताना है। तो यहाँ पर सबसे जो मजबूत बॉन्ड बनेगा वो क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच बनेगा, क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच बनेगा, ये सबसे मजबूत बॉन्ड होगा। ठीक है, लेकिन इसी में अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता कि कमजोर बॉन्ड कौन सा होगा,
कमजोर बॉन्ड एनर्जी कौन सा होगा बच्चा? तो जो जितना दूर होगा उसका बॉन्ड एनर्जी उतना ही कम होगा। जो जितना दूर होगा नाभिक से उसका बॉन्ड एनर्जी उतना ही कम होंगे। उसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा बच्चा? कम होगा। तो यहाँ देखो सबसे दूर होता है आयोडीन, सबसे दूर होता है आयोडीन। इस वजह से कार्बन और आयोडीन के बीच जो है बॉन्ड एनर्जी कम होगा बच्चा। बॉन्ड एनर्जी क्या होंगे? कम होंगे। ये बात क्लियर है? बोलो कोई समस्या? यहाँ मजबूत बॉन्ड होगा कार्बन और फ्लोरीन के बीच। कार्बन और फ्लोरीन के बीच हमने यहाँ दो प्रश्न बताए कि कार्बन और फ्लोरीन के बीच जो होगा वो मजबूत बॉन्ड बनेगा, और कमजोर बॉन्ड जो बनेंगे वो किसके बीच बनेगा? कार्बन और आयोडीन के बीच बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये था। ये भी हो सकता है बच्चा कि आपसे पूछ दें कि फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच, और आयोडीन और आयोडीन के बीच, ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच, इन सभी में किसका बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगा? बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगा। सबसे कमजोर बॉन्ड कौन सा होगा बच्चा? बोलो। देखो आप जानते हो कि जैसे जैसे नाभिक से दूर जाएंगे, ठीक है, तो किसी भी चीज को खींचने में हमें ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। एनर्जी क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा। ठीक है, इस वजह से वहां बॉन्ड जो बनेंगे बच्चा कमजोर बनेगा। बॉन्ड क्या बनेगा? कमजोर। यानी कि नाभिक का पकड़ कमजोर होगा। नाभिक का पकड़ क्या होगा बच्चा? कमजोर होगा। आप जब जाते हो, कहाँ पर जाते हो? आप जब घर से बाहर निकल जाते हो, ठीक है, तो घर से बाहर निकलने पर आपके मम्मी पापा का आप पर से नज़र हट जाता है और आप पर से कमजोर क्या हो जाते हैं? पकड़ हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही घर में आ जाते हो तो घर में आने पर आपके ऊपर चौबीसों घंटा निगरानी अच्छा खासा होता है, तो वहाँ पकड़ मजबूत बन जाता है। तो यहाँ भी हमसे पूछा है कि कहाँ पर कमजोर बॉन्ड बनेगा बच्चा, तो आता है किसका? आयोडीन और आयोडीन के बीच में जो बनेंगे वो कमजोर बॉन्ड होगा बच्चा। बात क्लियर है? आयोडीन और आयोडीन के बीच जो होगा बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होंगे। ठीक है, तो इस तरीका से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। आई होप कि ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसकी चर्चा हम बच्चा जब पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे उस समय भी हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, पुनः तो अभी आपको अगर आधी अधूरी बात समझ में आया है तो पीरियोडिक टेबल में आपको जाकर इसके बारे में और भी डिटेल में समझ में आ जाएंगे। ठीक है, वहां जब इसको एक्सप्लेन करेंगे। बात क्लियर है? क्योंकि जैसे जैसे अभी आप पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़े हो, पीरियोडिक टेबल को आप नहीं पढ़े हो, आपने नहीं देखा है, तो आपको लग रहा होगा क्योंकि ये सारी चीज आपको याद नहीं है, क्रम इसका याद नहीं है कि कौन से आवर्त का है, कौन से ग्रुप का है, ये सारी चीज आपको नहीं पता है। इस वजह से आप शायद इस क्वेश्चन को न टैकल कर पाए। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में जाओगे, पीरियोडिक टेबल को बेहतर ढंग से समझ जाओगे, तो आप निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन क्या कर जाओगे? टैकल कर जाओगे। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं बच्चा। ये हमारा कोवैलेंट बॉन्ड की कुछ खासियत थी। ठीक है, अच्छा एक और बात ध्यान में रखना कि अगर पूछा जाए कि आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में मजबूत बॉन्ड कौन सा होगा, तो बच्चा आयोनिक बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं? मजबूत बॉन्ड होता है। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? मजबूत होता है। और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है बच्चा? कमजोर होता है। ठीक है, इसको तोड़ने के लिए ये भी बात और याद रखो कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो बच्चा अकार्बनिक में, अकार्बनिक पदार्थ में घुलेगा, अकार्बनिक पदार्थ में घुलनशील होता है। ठीक है, यहाँ पर ये जल में घोलोगे नहीं घुलेगा, जल में घोलोगे ये क्या नहीं होगा? नहीं घुलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें आयनिक बॉन्ड को, तो आयनिक बॉन्ड जो होता है बच्चा आपको बताया गया है कि ये जल में घुलनशील है।
जल में घुलनशील हैं। ठीक है, तो दोनों बातें याद रखना। वो जो है कार्बनिक पदार्थों में, और ये कहाँ पर है आपका जल में। यहाँ कार्बनिक होगा बच्चा, अकार्बनिक नहीं। कार्बनिक पदार्थों में क्या होगा, घुलनशील होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, अकार्बनिक पदार्थों में ये घुलनशील होगा। अकार्बनिक पदार्थ यानी जहां पर कार्बन मौजूद ना हो। ठीक है, इस वाले को जब आप किरोसिन तेल में डुबाओगे, बेंजीन में डुबाओगे, एल्कोहल में डुबाओगे, तब ये घुलेगा। और इसको आप जल के अलावा अगर आप कार्बन वाले चीजों में जैसे पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, ये सारे में घुलाओगे तो ये नहीं घुलेगा। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है बच्चा तो आप घर पर बिल्कुल कर सकते हो। आप चीनी ले लेना, चीनी 1 चम्मच ले लेना, और 1 चम्मच चीनी लेकर आप पेट्रोल में डाल देना। ठीक है, पेट्रोल थोड़ा सा ले लेना और उसमें डालकर देखना क्या उसमें चीनी घुलते हैं या नहीं घुलते हैं, नमक घुलते हैं या नहीं घुलते हैं। ठीक है बच्चा, खुद ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हम लोग का है बच्चा, अब पढ़ना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है समझो। एक तरफ हमने लिखा कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक तरफ हमने लिखा कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, एक तरफ हमने लिखा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक तरफ हमने लिखा है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इन दोनों में क्या है बच्चा, देखो अंतर। इन दोनों में अंतर है कि हमने बताया कि कोवैलेंट बॉन्ड में जो होते हैं बच्चा, वो दोनों तरफ से साझेदारी होता है। साझेदारी कितने तरफ से होंगे, दोनों तरफ से होगा। यानी कि अगर 2 बंदा है तो दोनों का बराबर का हिस्सेदारी होगा, हमने यही बताया कोवैलेंट बॉन्ड में। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की अगर बात करें बच्चा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये दोनों तरफ से साझेदारी ना होकर केवल एक तरफ से साझेदारी किया जाएगा। कितने तरफ से साझेदारी किए जाएंगे, तो केवल एक तरफ से साझेदारी किया जाएगा। बात क्लियर है। हमने क्या कहा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो साझेदारी होंगे इलेक्ट्रॉनों का, वो केवल एक तरफ से किया जाएगा। ठीक है, कितने तरफ से किया जाएगा, एक तरफ से किया जाएगा। और कोवैलेंट में क्या होते हैं कि दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी किया जाता है। जैसे अगर हम बात कर लें, देखो यहां हमने कहा कि एक तरफ से साझेदारी होगा। कितने तरफ से होगा, एक तरफ से साझेदारी होगा। और यहाँ पर दोनों तरफ से, ये आप बेहतर ढंग से पढ़े। देखो इसको हमें पढ़ने की अब आवश्यकता नहीं है, इसको देखते हैं। जैसे अगर हम बात कर ले बच्चा, सी, हम बात कर लेते हैं NH4, किसकी बात कर लेते हैं, NH4 का। ठीक है, NH4 में अगर देखें तो ये हमारा नाइट्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं बच्चा, 4 है। तो हाइड्रोजन हमने चारों तरफ बना लिया। ठीक है, हाइड्रोजन हम चारों तरफ बना लिए। आपको पता है कि हाइड्रोजन के एकक इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में। बाह्यतम कोश में एकक इलेक्ट्रॉन बन गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आपको ये भी पता है कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और दूसरे कोश में बच्चा 5 इलेक्ट्रॉन होगा। तो हमें 5 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, 1 2 3, और इधर हमने 2 इलेक्ट्रॉन बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, साझेदारी। तो देखो इन दोनों के बीच जो है बच्चा, इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच यहाँ पर साझेदारी हुआ है। और साझेदारी जो हुए हैं वो दोनों तरफ से हुआ है। कितने तरफ से हुए, दोनों तरफ से। तो हम कहेंगे कि ये जो बॉन्ड बनेगा बच्चा, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। इसी तरीका से अगर बात करें तो इन दोनों में भी साझेदारी जो हुआ है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच, 2 तरफा हुआ है। कितने तरफ से हुए,
दोनों तरफ से बच्चा साझेदारी किया गया है। तो यहाँ भी हम कहते हैं कि ये भी हमारा क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड, सी भी हम लिख देते हैं शॉर्ट में, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसी तरीका से अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी बच्चा जो साझेदारी होगा वो दोनों तरफ से होंगे, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ भी जो बॉन्ड बनेगा वो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन स्टेबल, यहाँ भी हाइड्रोजन स्टेबल, यहाँ भी हाइड्रोजन स्टेबल। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद थे बच्चा, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता थी। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी? 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी। तो 3 इलेक्ट्रॉन में से इसने 3 हाइड्रोजन से साझेदारी करके अपना अष्टक कंप्लीट कर लिया, अपना अष्टक कंप्लीट कर लिया बच्चा। तो इसके पास अष्टक अब कंप्लीट होने से ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। लेकिन यहाँ बच्चा एक हाइड्रोजन जो है वो बेचारा अभी भी मरता हुआ फिर रहा, वो अभी भी क्या हो रहा है, मरता हुआ फिर रहा है। तो अब ये कहेगा हाइड्रोजन नाइट्रोजन से कि भाई हमसे भी तू साझेदारी कर ले, हमसे भी तुम साझेदारी कर ले। लेकिन नाइट्रोजन की क्या है बच्चा, नाइट्रोजन का अपना अष्टक कंप्लीट हो गया है, इस वजह से इसका मजबूरी है कि ये अब किसी के साथ साझेदारी नहीं करेगा। अगर ये साझेदारी नहीं करेगा तब क्या होगा, हाइड्रोजन मरता फिरेगा। तो नाइट्रोजन कहेगा कि देख भाई, तुम्हें स्टेबल होने हैं, तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी 1 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास मौजूद है और 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो एक काम करना, मेरा वाला इलेक्ट्रॉन तुम ले जा, मेरा वाला इलेक्ट्रॉन तुम ले जा। ले जाने का मतलब ये नहीं कि तुम कंप्लीट ले जा, जब हमें ज़रूरत होगा तब हम वापस ले लेंगे, यानी जब तक तुम्हें यूज करना है यूज करता रहे, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का वो क्या करेगा, अपने तरफ ले जाएगा और इससे साझेदारी करेगा। तो यहाँ एक तरफा साझेदारी हुआ है बच्चा, इस वजह से हमने एक तरफ एरो का साइन दिया हुआ है। और एरो का साइन दिखाता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है वो किधर की ओर हुआ है, यानी किसने लिया है और किसने दिया है, ठीक है। नाइट्रोजन देने वाला है और हाइड्रोजन लेने वाला है साझेदारी करके, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग एरो के साइन यानी तीर चिन्ह से बच्चा डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, तीर चिन्ह से डिनोट करते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बना है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं। कौन सा बॉन्ड बना बच्चा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। बोलो, बात क्लियर है, कोई समस्या इसमें? तो यहाँ पर 3 कोवैलेंट बॉन्ड बने और एक आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो यहाँ से आपको ये भी बात पता चल गया कि किसी भी कंपाउंड में एक से ज़्यादा भी बॉन्ड हो सकते हैं, ठीक है। चल एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऐसा अगर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो NOF3 का देख लेते हैं, ठीक है। NOF3 का, इसको मिटा दें हम। चल बहुत बढ़िया, आप सीख पा रहे हो। देखो हमने NOF3 कहा, NOF3, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, आपको बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है। देखो हमने नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहोगे कि सर इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 और ये रहा 5। फ्लोरीन के बच्चा बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो हमने इधर फ्लोरीन बनाया, इसके 2 4 6 और ये रहा 7, ठीक है। यहाँ भी हमने फ्लोरीन बनाया, इधर भी इसको बना दिए हमने 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी फ्लोरीन हम बना लेते हैं, तो यहाँ भी देखो कि इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पर देखो बच्चा, एक हमारा ऑक्सीजन भी, एक हमारा क्या है, ऑक्सीजन भी है। तो ऑक्सीजन को हम यहाँ बना लेते हैं।
ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब यहाँ पर देखो, इस नाइट्रोजन को बच्चा 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक कंप्लीट करने के लिए, और प्रत्येक फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक कंप्लीट करने के लिए। तो प्रत्येक फ्लोरीन जो है नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा। हमने क्या कहा कि जितने हैं यहाँ पर फ्लोरीन 3 है। फ्लोरीन कितने हैं? तो फ्लोरीन का 3 एटम यहाँ पर मौजूद है बच्चा, ठीक है। तो ये तीनों फ्लोरीन का जो एटम है वो क्या करेगा कि नाइट्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करेगा, ठीक है। तो साझेदारी करा देते हैं। तो ये देखो साझेदारी ये कर लिया, ठीक है। इसी तरीका से ये भी साझेदारी कर लिया, और इसी तरीका से बच्चा ये भी साझेदारी कंप्लीट किया, ठीक है। तो यहाँ देखो फ्लोरीन का क्या हो गया, अष्टक कंप्लीट, इस फ्लोरीन का भी अष्टक कंप्लीट और इसका भी कंप्लीट हो गया। और नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन जो कम रहा था वो भी 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से साझेदारी करके कंप्लीट कर लिया है। कोई समस्या इसमें नहीं है। तो यहाँ पर बच्चा 3 जो बने कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड बना? कोवैलेंट बॉन्ड बना। लेकिन ऑक्सीजन अब क्या करे, बोलो, समस्या तो गंभीर है। आप समझ पा रहे हो? यहाँ पर जो ऑक्सीजन है बच्चा, अब ऑक्सीजन कहेगा नाइट्रोजन से कि भाई तू हमसे भी कर ले साझेदारी, तो यहाँ साझेदारी तो नहीं होगा, ठीक है। फेरा तो लग गया, फेरा लग गया बच्चा। अब फेरा लग गया मारों में, तो मारों में फेरा लगने के बाद अब कोई उपाय नहीं है बच्चा। तो अब क्या होगा? अब दोस्ती यारो होगा। अब क्या होगा? दोस्ती होगा। तो दोस्ती कैसा होगा? एक तरफा होगा। कैसा दोस्ती होगा? एक तरफा। यानी चाहत जो अब होगा बच्चा वो केवल एक तरफ से किया जाएगा, ठीक है। यानी अब आप दूर से देख के ही चाहत कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन कम रहे थे, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर लिया? साझेदारी कर लिया। और साझेदारी कैसा हुआ? एक तरफा हुआ बच्चा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो बॉन्ड बना ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। तो आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा अब आप इसको समझ चुके होंगे, ठीक है, कि कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसे कहते हैं। बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है? आगे बढ़ जाए, इजाजत है? बोलो, इजाजत है? चल, इजाजत है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चल, अब हमें एक पढ़ना है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या पढ़ना है बच्चा? हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा बच्चा? देखो, अब तक जो आप पढ़ रहे थे इसमें कहीं भी किसी अधातु के साथ बॉन्डिंग कंप्लीट हो रहा था। यानी यहाँ जो बॉन्ड बन रहे थे बच्चा, कोवैलेंट बॉन्ड में कोई भी अधातु के साथ बन जा रहा था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक तरफा साझेदारी हो रहा था, लेकिन किसी के साथ भी हो जा रहे थे। वो केवल क्या होना चाहिए था? अधातु होना चाहिए था। लेकिन अब जो है बच्चा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड में केवल हाइड्रोजन के साथ ही क्या होंगे? बॉन्ड बनेगा, और हाइड्रोजन ही बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड में कौन शामिल होगा? तो केवल हाइड्रोजन ही क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। और हाइड्रोजन बच्चा 3 एटम के साथ ही क्या करेगा? यानी 3 एलिमेंट के साथ ही ये अपना बॉन्ड बना सकता है। इसके अलावे अगर किसी के साथ भी बनाया हाइड्रोजन तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहलाएगा। बात क्लियर है? देखो, पहला है बच्चा कि हाइड्रोजन जो है वो फ्लोरीन के साथ बनाएगा। किसके साथ बनाएगा? फ्लोरीन के साथ, ठीक है। उसके बाद जो है बच्चा ऑक्सीजन के साथ बनाएगा। किसके साथ बनाएगा? ऑक्सीजन के साथ ये बनाएगा।
और तीसरा नाइट्रोजन के साथ बच्चा ये बनाएगा बॉन्ड, ठीक है। यानी इन तीनों के अलावा और किसी के साथ हाइड्रोजन अगर बॉन्ड बनाता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहलाएगा। और आपको ये भी जानना है कि ये सबसे कमजोर बॉन्ड होता है, सबसे कमजोर बॉन्ड है। ये क्या है बच्चा? सबसे कमजोर बॉन्ड है। कहने का मतलब क्या है कि सबसे मजबूत बॉन्ड हो गया आयनिक बॉन्ड, उसके बाद में हो गया आपका कोवैलेंट बॉन्ड, उसके बाद हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और उसके बाद आता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो सबसे बॉन्ड में भी सबसे कमजोर बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड और सबसे मजबूत बॉन्ड है आयोनिक बॉन्ड। ये बात क्लियर है? बोलो, कोई समस्या नहीं है। देखो, अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। तो देखो, आप पढ़े हो कि एच एफ का यूज हम लोग जो करते हैं वो किस पे करते हैं? हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होता है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं बच्चा, जो शीशा होता है उस शीशे पर लिखने के लिए। यानी शीशा पर जो लिखावट होता है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड की वजह से ही होता है। इस वजह से हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है बच्चा वो क्या कहलाया? हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाया। आपने पढ़ा H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बना तो जल बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चा तो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में NH3 बना लो, NH3 बना लो, तो ये भी हमारा क्या कहलाया? हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाया। और इसमें से जो आप बनाना चाहते हो, अगर हम कहें बच्चा कि क्या CH4, क्या CH4 क्या हाइड्रोजन बॉन्ड है? तो बच्चा ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच बॉन्डिंग है, इस वजह से ये यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड ना होकर ये कोवैलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है। इसी तरीका से अगर कहें C2H4 जो है बच्चा ये भी क्या आपका है? तो आप कहोगे जी नहीं सर, ये भी हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये क्या है हमारा? कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल आप ध्यान में रखेंगे, यही तीनों एग्जाम्पल बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप कि ये सारे चीज आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। चल, तो अब इसको कॉपी करो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चा, ठीक है। रफ करें। चल, अब बच्चा आपको पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन। क्या पढ़ना है? हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले आपको जानना होगा, ठीक है, कि सेंट्रल एटम कहते किसको है, ठीक है। सेंट्रल एटम की बात अगर है तो वो बीच में होगा। क्या होंगे? बीच में। और बाकी सारे जो एटम होंगे वो क्या होगा? साइड में, उसके चारों तरफ होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन का, हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें हम, तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है संकरण। क्या होता है बच्चा? संकरण होता है, ठीक है। देखो, हाइब्रिडाइजेशन कहते किसको है? जब एक कक्षक किसी दूसरे कक्षक से मिलकर, जब एक कक्षक किसी दूसरे कक्षक से मिलकर एक नई कक्षक के निर्माण कर लेता है तो हम उसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, यानी संकरण कहते हैं बच्चा। हमने क्या कहा कि जब एक कक्षक किसी दूसरे कक्षक से मिलकर एक नई कक्षक का निर्माण करता है तो उसे हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हाइब्रिडाइजेशन का हम लोग करेंगे क्या? तो बच्चा देखो, हमारे पास बहुत सारे परमाणु से मिलकर कंपाउंड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कंपाउंड का। यानी कि
मल्टी एटम्स मिलकर जो हमें मॉलिक्यूल मिलते हैं उसका हम क्या करते हैं, तो उसका हम ज्यामितीय आकृति निकालते हैं, ज्यामितीय आकृति का पता लगाते हैं कि उस अणु का, उस मॉलिक्यूल का आकृति कैसा होगा। तो इसके लिए हम हाइब्रिडाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? यानी मुख्य रूप से हम हाइब्रिडाइजेशन का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो किसी भी मॉलिक्यूल के ज्यामितीय आकृति के लिए, क्या करने के लिए, ज्यामितीय आकृति का पता लगाने के लिए। बात क्लियर है? ठीक है, देखो ये बच्चा होता है 3 तरह के। कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। ठीक है, एक होता है बच्चा sp, एक होता है sp2 और एक होता है sp3। ठीक है, एक होता है sp, एक होता है sp2, एक होता है sp3। देखो यहाँ पर S एक उपकक्षक था और यहाँ पर P एक उपकक्षक था। ये दोनों मिलकर एक नई उपकक्षक का निर्माण कर लिया, इस वजह से इसका नाम पड़ गया sp। ठीक है, यहाँ S एक उपकक्षक मिला और यहाँ पर क्या है, P जो है, 2 उपकक्षक P मिला है, यानी 2 कक्षक P मिलकर एक नई कक्षक का निर्माण। इसी तरीका से यहाँ S है, एक S और 3 P मिलकर। ठीक है, देखो अगर यहाँ हम हिस्सेदारी की बात करें बच्चा, तो यहाँ 50% S का भी हिस्सा है और P भी कितना परसेंट है, 50% है। S की बात करें तो यहाँ लगभग 33% है और P की बात करें तो लगभग 67% है। हालांकि इतना डीप तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आप जान जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इसका कोई मतलब है भी नहीं। ठीक है, आपको केवल बता दिया गया। आपको याद क्या रखना है, देखो अगर sp आया है तो इसका मतलब है कि उसका संकरण जो है, संकरण बच्चा 2 है। संकरण कितना है, 2 है। देखो p के ऊपर भी 1, s के ऊपर भी 1, तो 1 + 1 2। यहाँ जो संकरण है वो बच्चा 3 है। इसका कितना है, 3 है। और sp3 का अगर देखा जाए तो यहाँ संकरण कितने हैं, 4 है। यहाँ संकरण कितने हैं, 4 है। ये बात क्लियर हुआ? तो यहाँ पर 3 तरह से, 3 प्रकार के संकरण होते हैं, sp, sp1, sp, sp2, sp3। ठीक है, अब इसके एंगल भी पूछते हैं बच्चा। अगर हम इसकी आकार पूछें कि आकार कैसा होगा, तो ये बच्चा रेखीय होगा। ये कैसा होगा, रेखीय होगा। कैसा होगा, रेखीय होगा। इसकी अगर बात करें हम इसकी आकार की, तो इसका जो आकार होगा वो त्रिविमीय होगा, त्रिविमीय होगा। ठीक है, और यहाँ बात करें तो ये पिरामिड की तरह आकार होगा। कैसा आकार होगा, पिरामिड की तरह इसका आकार होंगे। कोई समस्या इसमें नहीं है? आगे बढ़े, चल अब बात करते हैं बच्चा किस, इसका एंगल कितना होगा। यहाँ पूछा जाता है कि एंगल। ठीक है, तो एंगल की अगर हम बात करें तो एंगल, अगर कोई जिसका हाइब्रिडाइजेशन अगर 2 आया, हाइब्रिडाइजेशन क्या आया है, 2 आया है, तो वो 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर 3 आया है तो 120 डिग्री का एंगल बनाएगा। और अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन 4 आया है बच्चा, तो वो 109.28 यानी 109 डिग्री 28 मिनट का वो क्या होगा, एंगल बनाएगा। बात क्लियर है? बोलो, कोई समस्या है? नहीं? तो ये हमारा क्या था बच्चा, हाइब्रिडाइजेशन था। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग पुनः कल के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आज आप फिलहाल इतनी बातें को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि आज अगर ये पढ़ाया जाएगा तो आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है,
इस वजह से इसको अलग लेक्चर में ही हम कंप्लीट करवा देंगे ताकि आप कंप्लीट रूप से पूरा देख पाओ। ठीक है।